तो अपनी बेटा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हार्डनेस और टफनेस के बाद ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। ब्रिटलनेस सिंपल सा है कि अगर नॉन डक्टाइल मटेरियल को हम लोग ब्रिटल बोल देते हैं, मतलब ब्रिटलनेस ऐसा होता है कि अगर कोई मटेरियल ब्रिटल है तो वो जब भी वो उस पर लोड लगती है, ठीक है, जब भी उस पर टेंसाइल लोड लगता है या लोड लगता है तो वो सडन ब्रेक कर जाता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया था कि आप किसी गाड़ी से जा रहे हो, किसी बस से जा रहे हो और उसमें ग्लास का विंडो लगा हुआ है और उसमें क्या होता है कि कभी इमरजेंसी होती है तो आप उसको सडन उस पर लोड लगाते हो तो वो ब्रेक कर जाता है। तो उसी तरीके से हमारा ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल कैन ब्रेक डाउन विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट एनी इलॉन्गेशन। इस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो तुरंत जो है जैसे ही उस पर लोड लगा वो ब्रेक डाउन हो जाए, वो टूट जाए और उसमें हमें ये ना पता चले कि ये टूटने वाला है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ग्लास का। ग्लास मतलब कांच, ठीक है। ग्लास जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है। यदि अगर ग्लास पे आप किसी भी टाइप का लोड लगाते हो बेटा, लोड मतलब इतना सफिशिएंट हो कि वो ब्रेक कर जाए, ठीक है, जब हम उस पे लोड लगाते हैं तो क्या वो हमें ऐसा बोलता है क्या डक्टिलिटी जैसा कि क्या कहते हैं भाई इसमें पहले ग्लास थोड़ा थोड़ा पतला होगा, फिर स्क्रैच देगा, फिर उसके बाद टूटेगा, ऐसा तो नहीं होता है। सडन हमने जैसे ही लोड लगाया वो अलग हो गया। तो ये जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है वो ऐसा ही होता है कि उसमें हमें जब भी हम उसमें कोई फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स अगर हम बात करें तो टेंसाइल फोर्स यदि अगर हम लगाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसकी बहुत अच्छी टेस्टिंग है हार्ड और ब्रिटल मटेरियल की, हम लोगों ने किया हुआ है उसमें यूटीएम पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है ना अपने यहाँ लैब में, आप लोग आओगे तो देखोगे। तो उसमें हम लोगों ने हार्ड और ब्रिटल मटेरियल दोनों की टेस्टिंग किया, दोनों के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करवाए हैं बच्चों से। उसमें क्या होता है कि यदि अगर ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें क्या कहते हैं टेंसाइल वाला जो इलॉन्गेशन होता है वो दिखता है। ब्रिटल मटेरियल है वो तुरंत जैसे उस पे टेंसाइल लोड लगाते हैं वो सडन ब्रेक कर जाता है। और हम लोगों ने जो क्या कहते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए जो यूज किया है वो क्या है, वो हमने यूज किया है उस चीज का कास्ट आयरन का, है ना। तो ब्रिटल मटेरियल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ब्रिटल मटेरियल सीधे सी प्रॉपर्टी है कि उसमें जब भी लोड लगता है तो वो सडन ब्रेक डाउन होता है, उसमें इंडिकेशन नहीं मिलता एज लाइक डक्टिलिटी, है ना। डक्टिलिटी का उल्टा है ब्रिटल मटेरियल। और ये बोलते भी हैं कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है कि नॉन डक्टाइल मटेरियल ही जो है ब्रिटल मटेरियल कहलाता है, जो मतलब जो मटेरियल जो नॉन डक्टाइल है वो ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। तो ब्रिटलनेस क्या है, उसमें कोई भी किसी भी टाइप का इंडिकेशन, किसी भी टाइप का इलॉन्गेशन ऑब्जर्व नहीं होता है जब भी उस पे किसी भी और वो ब्रेक डाउन हो जाता है जब उस पे किसी भी टाइप का लोड लगता है तो, ठीक है। तो ब्रिटलनेस जो है ऑलमोस्ट इतना ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा सा समझने वाली है, स्टिफनेस और रिजिडिटी, ठीक है। स्टिफनेस और रिजिडिटी को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसका, स्प्रिंग का। हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक, इसकी बेटा लेंथ फॉर एग्जांपल L है। अच्छा, आप लोग क्या कहते हैं बोलोगे कि सर स्टिफनेस को समझाने के लिए स्प्रिंग का एग्जांपल क्यों लिया? तो बेटा स्प्रिंग इसलिए लिया क्योंकि ये एक इलास्टिक मटेरियल जैसा होता है, ठीक है। तो ये जो इलास्टिक मटेरियल है वो आपका कोई भी मटेरियल हो सकता है, स्प्रिंग नहीं। बस स्प्रिंग को इसलिए समझाने की कोशिश की क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। तो केवल स्प्रिंग में ये चीज नहीं होता है, वो इलास्टिक मटेरियल में हो सकता है, किसी भी टाइप का हो, ठीक है। तो आप उस पर कंफ्यूज मत होना सर आपने स्प्रिंग ले लिया डायरेक्ट, तो स्प्रिंग नहीं लिया है मैंने, बल्कि एक इलास्टिक मटेरियल को लिया है। लेकिन स्प्रिंग इसलिए लिया है ताकि आपको ये माइंडसेट हो जाए कि हाँ ये इलास्टिक होता है, क्योंकि स्प्रिंग इलास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब यहां पे हमने एक लोड लगाया, क्या, ये स्प्रिंग की लेंथ थी L और ये हमने नॉन लोड लगा दिया। नॉन लोड का मतलब बेटा कुछ बड़ी चीज नहीं है। लोड मतलब फोर्स, एक नॉन अमाउंट ऑफ फोर्स जो है हमने इस पे लगाया। अब इस पे जब हमने लोड लगाया, इस स्प्रिंग का क्या होगा बेटा, ये कंप्रेस्ड होगी। तो ये स्प्रिंग फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी हो जाएगी, ये हमारी कुछ इस टाइप से दिखेगा। अभी जो लेंथ L दिख रही थी बेटा वो अब जो है ये इतनी केवल L दिखेगी, है ना। अगर हम इसको L1 ले लेते हैं,
जब हम इस पे नोन लोड को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास L1 लेंथ मिलती है, ठीक है। तो यदि अगर मैं बात करूं कि जब हमने लोड नहीं लगाया था तो इसकी नॉर्मल लेंथ थी, अभी हमने लोड को नहीं लगाया है, ठीक है, ध्यान रहे, अभी हमने नॉन लोड को नहीं लगाया है, अब यहाँ पे नॉन लोड को लगा रहे हैं। तो जब हमारे पास स्प्रिंग की नॉर्मल कंडीशन पे नाइदर कंप्रेशन नॉर एक्सपेंशन, उस कंडीशन में इसकी लेंथ L थी, अब यहाँ पे हमने नॉन लोड को यहाँ पे इंपिंज कराया, हमने नॉन लोड को एक्ट कराया, नॉन लोड को अप्लाई किया, तो क्या होता है, ये जो इसकी लेंथ थी वो कम हो गई। तो यदि अगर हम डिफ्लेक्शन निकालें, यदि अगर हम डिफ्लेक्शन निकालें तो बेटा क्या हो जाएगा, L माइनस L1, जो इसकी लेंथ थी नॉर्मल लेंथ माइनस L1, तो डिफ्लेक्शन हो गया L माइनस L1। फॉर एग्जांपल ये अभी 4 mm थी और ये अभी मान लो 2 mm हो गई, तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया बेटा, 2 mm, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन हुआ। अब नॉन लोड था, नॉन लोड यानी कि इसका मास फॉर एग्जांपल 550 kg था, मास 50 kg था, तो लोड कितना हो जाएगा, लोड यानी कि अगर वेट की बात करें तो mg 50 into 9.8, ये सॉरी 9.8, तो अगर हम इसको अराउंड ऑफ लेते हैं तो करीब 500 अप्रोक्स 500 न्यूटन इसमें लोड लग रहा है। जब हमने 500 न्यूटन का लोड लगाया तो बेटा 2 mm डिफ्लेक्शन मिला, क्या मिला, 500 न्यूटन का लोड लगाया तो हमें कितना डिफ्लेक्शन मिला, 2 mm। तो अब आप समझना, जो हमारी प्रॉपर्टी है स्टिफनेस, जिसको हम लोग रिजिडिटी बोल रहे हैं, यही तो बोलता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। जो हमारी रिजिडिटी प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि इस 2 mm डिफ्लेक्शन के लिए कितना लोड अप्लाई होगा। अब यदि अगर हम देखें तो स्टिफनेस, बेटा स्टिफनेस इज इक्वल टू इतना है, सॉरी स्टिफनेस इज इक्वल टू लोड अपॉन डिफ्लेक्शन है, तो यानी स्टिफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। स्टिफनेस लोड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन स्टिफनेस उसके साथ साथ डिफ्लेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब यह है, इससे यदि अगर हम ये समझें, अब अगर हम इसमें स्टिफनेस निकालें, ठीक है, इसी केस में अगर हम स्टिफनेस निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 500 अपॉन 2, ये हो गया 250 न्यूटन पर mm। इसका मतलब ये हुआ 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए 250 न्यूटन हमें लोड लगाना पड़ेगा। समझ आ रही बात, 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए 250 न्यूटन लोड लगाना पड़ेगा। तो बस स्टिफनेस या रिजिडिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए उसको कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा। स्टिफनेस मतलब रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी ये बोल रही है कि डिफ्लेक्शन 1 mm के लिए कितना लोड लगाना पड़ेगा, 250। यदि अगर यही लोड हमारा ज्यादा होता और डिफ्लेक्शन हमारा कम होता तो उसको ज्यादा क्या कहते हैं, 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा लोड लगाना पड़ता। तो रिजिडिटी का कहने का मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि ये लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है, 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए उसमें आप कितना लोड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है स्टिफनेस या फिर बोलते हैं रिजिडिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा कि स्टिफनेस क्या होता है। और बुक की लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं बेटा तो ये बोलता है कि जो हमारी इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको वो कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको कम समझ में आएगी कि क्या कहते हैं कितना रेजिस्ट कर रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन को समझ में भी आएगी। भाई स्टिफनेस अगर ज्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा होगी, लेकिन वो कैसी, इलास्टिकली डिफॉर्मेशन की, है ना। तो लेकिन अगर आप इसको इस तरह से समझो कि स्टिफनेस जो होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है, तो 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए कितना लोड चाहिए, तो इस टर्म में वो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारी इस तरह से अगर हम देखें तो बेटा स्टिफनेस या रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हम लोग की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी वो कौन सी प्रॉपर्टी है, रेजिलियंस, ठीक है, रेजिलियंस। रेजिलियंस में दो टर्म आएंगे, प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, उसको भी हम लोग देखेंगे। हम लोग बात करते हैं रेजिलियंस की प्रॉपर्टी, रेजिलियंस प्रॉपर्टी क्या होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा रेजिलियंस, ठीक है। रेजिलियंस प्रॉपर्टी कहती है इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली। एनर्जी इलास्टिकली का मतलब क्या हुआ, विद इन इलास्टिक लिमिट
जो कैपेसिटी होती है मटेरियल की एब्जॉर्ब करने की एनर्जी को, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस। एग्जांपल पहले मैं शेयर करता हूं आपसे, एक मतलब सिचुएशन है। जैसे आप लोग, एक डोर होता है सिंपल, जो घर में दरवाजे होते हैं, उस दरवाजे को आप पुश करते हो तो दरवाजा ओपन होता है, गेट जो है डोर ओपन होता है। लेकिन इन केस यदि अगर कुछ डोर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे ऑफिस या किसी के कैबिन में जाते हैं बेटा, तो उसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है ना, डोर्स के साइड में स्प्रिंग लगी होती है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे नॉर्मली यदि अगर दरवाजे में स्प्रिंग नहीं लगी होती है, तब हम उसको जब पुश कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें कम एनर्जी या कम फोर्स हमें लगाने की जरूरत पड़ती है उस दरवाजे को खोलने के लिए। लेकिन यदि अगर उस पे स्प्रिंग लगी होती है तो हमें उस एनर्जी से अगर हमें उसको ओपन करना है तो हमें हमारा दरवाजा ओपन नहीं होगा। हमें क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको लगा के तब दरवाजे को पुश करना होगा। जैसे आप प्रिंसिपल सर के कैबिन में या मैडम के कैबिन में जाते होगे तो क्या मिलता है आपको, एक ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स या ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करना होता है जब आप उनके कैबिन का दरवाजा डोर ओपन करते हो तो। लेकिन जब आप नॉर्मली किसी घर सिंपल से दरवाजे को खोलते हो तो उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट नहीं करने की जरूरत होती है, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम वहां पे नहीं होती है। तो दोनों कॉन्सेप्ट में, दोनों एग्जांपल्स में मैं ये समझाना चाहता हूं कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है। जैसे अगर उस पे स्प्रिंग नहीं है, अगर उस पे स्प्रिंग नहीं है तो एनर्जी स्टोर नहीं हुई। लेकिन यदि अगर हम ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, हमें पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो एनर्जी कहां पे स्टोर हो रही होती है, वो एनर्जी स्टोर हो रही होती है स्प्रिंग में, ठीक है। और वही एनर्जी जो है, जो जैसे हमने दरवाजे को पुश किया, एनर्जी हमारी जो हमारी स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड हुई। फॉर एग्जांपल ये हमारा डोर था, ठीक है, डोर में ये एंड पे स्प्रिंग लगा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने डोर को प्रेस किया तो ये स्प्रिंग हमारी बेटा कंप्रेशन स्टेट पे होगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। अब ये कंप्रेशन में है और ये मुझे अपोजिट फोर्स लगा रही है कि हम इसको एक्सपैंड करने के लिए चाह रहे हैं, मतलब स्प्रिंग क्या चाह रही है, एक्सपैंड होना चाह रही है। अब इस स्प्रिंग को एक्सपैंड होने के लिए जो फोर्स लग रही है, जो अपोजिट फोर्स लग रही है, वही एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस, ठीक है। रेजिलियंस क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमने स्प्रिंग को क्यों लिया, क्योंकि यहां पे इलास्टिक लिमिट हमें समझ में आएगा। ये इलास्टिक लिमिट के केस में यदि अगर ये एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस, ठीक है। हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, 3 फिगर के थ्रू हमने समझाने की कोशिश किया है। पहला केस, हमने स्प्रिंग लिया नॉर्मल कंडीशन पे, ये ऐसी स्प्रिंग थी, इसको हमने नॉर्मल कंडीशन पे लिया, यहां पे हमने कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया है। अब यहां पे दूसरे वाले केस में हमने क्या किया, हमने टेंसाइल फोर्स इस पे लगाया, टेंसाइल फोर्स किया, मतलब इसको इलोंगेट करने की कोशिश किया है। जब ये इलोंगेट होगा तो बेटा क्या होगा, ये कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। या सिंपली अगर हम कंप्रेशन की बात करें, जब हम लोग कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर होगी। तीसरा केस ये है मैक्सिमम, मतलब कहने का ये जो तीनों केस है ना, वो तीनों इलास्टिक लिमिट का केस है। और इस केस में क्या हो रहा है कि हम स्प्रिंग को मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपेंड कर रहे हैं, ये और इतना एक्सपेंड कर रहे हैं कि उसके बाद यदि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो स्प्रिंग जो है हमारी वापस से ओरिजिनल शेप और साइज को गेन नहीं कर पाएगी, यानी इलास्टिक लिमिट के वो बाहर चली जाएगी। मतलब ये जो मैक्सिमम केस है कि यहां तक इलास्टिक लिमिट है, अब इससे ज्यादा यदि अगर हम एक्सटेंड करना चाहेंगे तो इलास्टिक लिमिट के हम बाहर जाएंगे, वो प्लास्टिसिटी वहां से आ जाएगी। तो विद इन इलास्टिक लिमिट हमने ये 3 केस लिया है, नॉर्मल है, इसमें कोई भी हमने फोर्स नहीं लगाया है, अप्लाई नहीं किया लोड। इस केस में हमने लोड को अप्लाई किया, ये एक्सपैंड हुई है। इस केस में मैक्सिमम एक्सपैंड हुई है विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब इससे ज्यादा अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो वापस से जब हम लोड को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ पाएगी। तो पहला केस जो कि एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है वो होता है बेटा रेजिलियंस विद इन इलास्टिक लिमिट। और यदि अगर हम इसी एनर्जी को बोले कि मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड बाय अ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट, तो वो हो जाएगा हमारा प्रूफ रेजिलियंस। जो हमारा एक वर्ड है वो है प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो स्टोर हो सकती है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो स्टोर हो सकती है विद इन इलास्टिक लिमिट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। इसमें एक टर्म और आता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस
ये जो होता है ये होता है बेटा जो प्रूफ रेजिलियंस हमने जो बात किया पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है वो क्या है? प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। यदि अगर बाय डेफिनेशन जाते हैं तो रेजिलियंस इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली। इलास्टिकली मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट। फिर हमने देखा इसको, अब इसने क्या बोला है उसको हमने फिगर के थ्रू समझने की कोशिश किया। एक स्प्रिंग लिया एक नॉर्मल कंडीशन में, उसमें कोई भी टाइप का लोड नहीं था। फिर हमने दूसरे में लोड को अप्लाई किया तो या तो वो एक्सपैंड होगी या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब भी एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होगी या तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा या तो एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एनर्जी सपोज एब्सॉर्ब हो रही है। अब यहाँ पे एनर्जी जो एब्सॉर्ब हुई, जो एब्सॉर्ब्ड एनर्जी है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस। अब वो एनर्जी एब्सॉर्ब मतलब मैक्सिमम एनर्जी कितना एब्सॉर्ब हो सकती है एक पर्टिकुलर मटेरियल से, उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। मतलब और ये तीनों की तीनों जो प्रूफ रेजिलियंस है, रेजिलियंस है, ये क्या है बेटा? ये विद इन इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा है। विद इन इलास्टिक लिमिट में ये सारा कुछ हो रहा है, यानी कि डिफॉर्मेशन से पहले। यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये सब इलास्टिक डिफॉर्मेशन के केसेस है। मतलब यदि अगर हम लोड को छोड़ रहे हैं तो वो वापस से अपने स्प्रिंग शेप और साइज को गेन कर पा रही है। अगर हम इलास्टिक लिमिट, अगर हम ये वर्ड ऐड नहीं करें विद इन इलास्टिक लिमिट, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि सर रेजिलियंस जो है बोल रहा है इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली। आपने टफनेस में भी तो यही बोला था कुछ ऐसा कि क्या कहते हैं वो एनर्जी एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। तो बेटा यहाँ पे टफनेस से ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना? विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब ये इलास्टिक मटेरियल की बात हो रही है और वहां पे हम किसी भी टाइप के मटेरियल की बात कर रहे हैं और इलास्टिक लिमिट जैसा कोई वर्ड वहां पे नहीं होता है टफनेस में। यहाँ पे हम लोग विद इन इलास्टिक लिमिट इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्या कहते हैं रेजिलियंस आपको क्लियर आया होगा, क्लियर हो गया होगा। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली यानी विद इन इलास्टिक लिमिट। और ये तीन केसेस थे। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। और उसके बाद अगर हम मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा अपना रेजिलियंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी क्रीप और फैटिग। इस टॉपिक के बाद अब हम लोग क्रीप और फैटिग पे जा रहे हैं। क्रीप और फैटिग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा क्रीप। ठीक है, क्रीप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड फ्लो। मतलब क्रीप को हम लोग कोल्ड फ्लो के नाम से भी बोल सकते हैं, कोल्ड फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। जो क्रीप प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? It is the slow and progressive deformation of a material. Slow and progressive deformation. मैं समझाऊंगा इसको क्या बोलते हैं। Slow and progressive deformation of a material with time at constant stress. इसका मतलब ये होता है at constant stress. At constant stress का मतलब बेटा ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉडी है और इस पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो कांस्टेंट है। मतलब लोड जो लग रहा है ना, अगर हम इस पे टेंसाइल फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो लोड हमारा कांस्टेंट है। ध्यान देना, लोड हमारा कांस्टेंट मतलब हम टेंसाइल फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। टेंसाइल फोर्स के टर्म में नहीं, ये किसी भी टाइप का फोर्स हो सकता है। तो हमने केवल लोड को कांस्टेंट किया है। लोड कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेस कांस्टेंट होगा। समझना ध्यान से। एट कांस्टेंट स्ट्रेस मतलब लोड कांस्टेंट, स्ट्रेस उस पे जो अप्लाई होगा, स्ट्रेस जो उसमें एक्ट कर रहा है वो कांस्टेंट होगा। अब स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन। स्लो डिफॉर्मेशन मतलब जो उसका रेट है, जो रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही स्लो है। वो बहुत ही स्लो है मतलब बॉडी डिफॉर्म तो हो रही है लेकिन वो हमें 1 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड में ना दिख के बल्कि वो 5 6 घंटे में दिख रही है ना। तो स्लो डिफॉर्मेशन एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन। प्रोग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि स्टेप बाय स्टेप डिफॉर्म हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी इतना था और अचानक से ऐसा, मतलब हमारे पास कोई बीम थी और वो क्या कहते हैं कुछ इस तरह से थी और अचानक से क्या हुआ कि वो ऐसे हो गई। तो ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन मतलब ऐसे थी, फिर थोड़ा सा इंक्लाइन हुआ, 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 इस तरह से करके वो इंक्लाइन हो रही है। समझ रहे हो बात को? तो स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन उसका जो रेट है वो बहुत स्लो है। रेट स्लो होने का मतलब ये है कि जो हमें ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहे हैं उसके लिए ज्यादा टाइम हमें कंज्यूम करना पड़ रहा है। हम 2 मिनट में तुरंत ऑब्जर्व नहीं करें कि उसमें डिफॉर्मेशन हो गया है।
उसके लिए हम ज्यादा टाइम यानी 5 घंटे 6 घंटे, और डिपेंड करता है कि हमारा वर्क पीस कैसा, हमारा किस चीज का मटेरियल है, उस पर हमारा टाइम जो है वो रेट जो है वो डिपेंड करता है। तो स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल विद टाइम, टाइम के साथ साथ उसमें जो स्लो और प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन हो रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको यदि अगर मिस किए तो डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। एट कांस्टेंट स्ट्रेस, स्ट्रेस आपका कांस्टेंट होना चाहिए, जो लोड आपने अप्लाई किया है उस लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है उस बॉडी पे, वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो क्रीप की बात करते हैं जिसको हम लोग कोल्ड फ्लो बोलते हैं। कोल्ड फ्लो का मतलब होता है इट इज अ स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। अब बोलोगे सर इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, नहीं समझ में आया होगा अगर अभी तक, तो आप समझो। घर में बेटा जो दीवारें होती हैं या सिंपली जो रूफ टॉप बनते हैं, जो छत बनती है, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, आयरन की जो रॉड्स होती हैं वो उसको डालते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में सरिया बोलते हो। तो जो आयरन रॉड्स को डाल के रूफ टॉप बनाया जाता है, कुछ टाइम के बाद, या फिर जो बीम्स होती है, नॉर्मली जो कॉलेज की बिल्डिंग्स में आपको बीम्स देखने को मिलेगी, तो उस बीम्स में क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेस है, मतलब जो छत है, छत में जो लोड लग रहा है, जो जितने लोग रह रहे हो उतने लोग ही रह रहे हो। अब ये हम इसको हम थोड़ा सा एक्सेप्शनल ले लें कि उसमें कभी 10 बच्चा बैठ रहा है, कभी 20 बच्चा बैठ रहा है, तो उसकी वजह से जो लोड है वो कम ज्यादा हो रहा है, तो हम एक माने कि लोड वो कांस्टेंट है। ठीक है, लोड वो हमारा कांस्टेंट लोड है, मतलब 10-5 का अगर हम छोड़ दें तो लोड उस पर कांस्टेंट एक्ट कर रहा है, जो छत की वजह से जो बीम पे जो लोड पड़ रहा है कांस्टेंट है, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा वो भी कांस्टेंट होगा, जो बीम है उस पर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो कांस्टेंट है। तो हमारा ये पॉइंट मिला कि जो हमारे कॉलेज की जो रूफ टॉप है, रूफ टॉप पे जो बीम बनी हुई है उसके स्ट्रेस जो है उस पे कांस्टेंट लग रहे हैं। अब ये 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के बाद या इवन 40 साल के बाद यदि अगर हम बीम को देखें और ओरिजिनल को देखें, जो हमने देखा था, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल बीम कुछ सी स्ट्रेट लाइन थी, और जो हम 10 से 15 या 25 साल के बाद हम उस बीम को देखेंगे, तो बेटा कहीं ना कहीं हल्का सा माइनर सा चेंज आएगा, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन होगा, वो किस टाइप का डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है, कैसा है, किस टाइप से लोड ज्यादा लग रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन होगा, उसमें डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि हमने आज रूफ टॉप की जो बीम देखा और कल की रूफ टॉप देखा उसमें टाइम लगेगा, आज नहीं, आज अगर हमने देखा है तो उससे 25 साल 30 साल के बाद देखेंगे तो जो रूफ टॉप पे जो हमारी बीम है उसमें, और क्या कहते हैं 25 साल पहले की जो बीम है उसमें कहीं ना कहीं बेटा डिफॉर्मेशन जैसा दिखेगा। तो हमारा जो क्रीप होता है वो वही होता है कि इट इज अ स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन। प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि अचानक से आज ऐसा था और कल बीम एकदम से टेढ़ी हो गई, तो वो हमारा क्या कहते हैं डिफॉर्मेशन, क्रीप नहीं होता है। ठीक है, क्रीप होता है कि स्लो एंड प्रोग्रेसिव, स्टेप बाय स्टेप डिफॉर्मेशन होना उस पर्टिकुलर मटेरियल का विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट स्ट्रेस। क्लियर है? आई होप क्रीप आपको समझ में आया होगा। क्रीप को हम कोल्ड फ्लो बोलते हैं और ये स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है जब हमारा स्ट्रेस कांस्टेंट होता है, विद टाइम ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जल्दी से इसको आप देखेंगे, फैटीग होती है। फैटीग क्या बोलती है? इट इज द फेलियर ऑफ अ कंपोनेंट subjected to cyclic loading at a stress considerably lower than yield stress of a static loading। यहां पे भी बेटा स्टैटिक लोडिंग की बात कर रहा है। स्टैटिक लोडिंग का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स्ड अमाउंट है ना, वेरिएबल लोडिंग नहीं है। स्टैटिक लोडिंग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोडिंग है। उस पॉइंट पे क्या होता है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, पहले अभी इसको साइड करो, आप फैटिग को साइड करो, एक एग्जांपल लेता हूं। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे को पता है कि जब हम 4 थप्पड़, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो 4 थप्पड़ की है, मतलब 4 थप्पड़ तक खाएगा तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही 5वां थप्पड़ वो मारने चलोगे तो वो 6वां थप्पड़ आपको खींच के मार देगा। ठीक है, तो वो उसकी 4 थप्पड़ की स्ट्रेंथ हो गई। अब एक बार में आपने 4 थप्पड़ मारा, 5वें में उसने रिस्पॉन्स दिया, इसका मतलब वो 4 थप्पड़ उसकी स्ट्रेंथ हो गई। अब आपने क्या किया, 4 थप्पड़ लगातार नहीं मारा, आपने थप्पड़ की इंटेंसिटी वही रखा, लेकिन एक थप्पड़ मारा, 2 घंटे के लिए चले गए, फिर दोबारा आए, 2 थप्पड़ मारा, चले गए, फिर दोबारा आए आप रूम में, 3 थप्पड़ मारा, फिर चले गए। तो चौथे बार के लिए वो वेट नहीं करेगा, वो तिबारे में ही लपाड़ा खींच के आपको दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहां पे साइक्लिक लोडिंग हो रही है। साइक्लिक लोडिंग मतलब आफ्टर रेगुलर इंटरवल, अगर आप उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यहां पे यदि अगर हम समझें कि जो इसकी यील्ड स्ट्रेस है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, उस बॉडी, उस पर्टिकुलर मटेरियल की जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, जो यील्ड स्ट्रेस है, उससे यदि अगर आप उसकी वैल्यू कम भी रख रहे हो
उसकी वैल्यू यदि अगर आप कम भी ले रहे हो, किसकी, स्ट्रेस जो उसमें डेवलप हो रही है, तब भी उसमें क्या कहते हैं, वो बॉडी फेल हो रही है, ठीक है। और ये जितने भी रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं ना, जैसे साइकिल जो चलाते हो, साइकिल में जो इसमें चेन लगा होता है उसको क्या बोलते हो, फ्लाई व्हील बोलते हो। तो फ्लाई व्हील में भी क्या कहते हैं, साइक्लिक लोडिंग की वजह से, और जिसमें क्या कहते हैं, जो गियर जिसमें चलते हैं, जो गियर ड्राइव्स होती हैं, वो जितने भी रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं उसमें यदि अगर जो कंपोनेंट का फेलियर होता है वो 85% वो हमारा फटीग के कारण से होता है। तो फटीग क्या है, कांस्टेंट लोडिंग, सॉरी स्टैटिक लोडिंग के कारण से यील्ड स्ट्रेस से कम भी अगर स्ट्रेस हम डेवलप कर रहे हैं उस पे, या यील्ड स्ट्रेस से कम भी स्ट्रेस अगर डेवलप हो रहा है, तो बॉडी का ब्रेक डाउन हो जाता है, मटेरियल का, जिस मटेरियल से बना हुआ है उस बॉडी का फेलियर हो जाता है, उस कंपोनेंट का फेलियर हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है फटीग। मतलब उसकी जो यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस मतलब एक तरीके का मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो यील्ड स्ट्रेस से यदि अगर कम स्ट्रेस भी रह रही है, तो अगर वो बॉडी उसके बाद भी, यील्ड स्ट्रेस एक लिमिट है कि यील्ड स्ट्रेस पे जाएगा तभी क्या कहते हैं, बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, बॉडी में रप्चर होगा, बॉडी में ब्रेक डाउन होगा। लेकिन यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस से कम भी अगर स्ट्रेस है, लेकिन वो साइक्लिक हो रहा है, मतलब साइक्लिक उस पर लोडिंग हो रही है, एक लगाया फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद लगाया, फिर थोड़ी देर बाद लगाया, फिर थोड़ी देर बाद लगाया, तो क्या होगा, भले ही हमारा स्ट्रेस उसकी वैल्यू से उसकी वैल्यू कम हो, मतलब स्ट्रेस जो अप्लाई हो रहा है, स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है वो यील्ड स्ट्रेस से कम हो, लेकिन साइक्लिक लोडिंग की वजह से वो मटेरियल, वो कंपोनेंट हमारा फेल कर जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फटीग। 85% ऑफ द रोटेटिंग पार्ट्स जो होते हैं वो फेल होते हैं बिकॉज ऑफ फटीग। तो जब भी बेटा स्टैटिक लोडिंग है, फिक्स लोड है, ठीक है, लेकिन उसकी स्ट्रेस भी यील्ड स्ट्रेस से कम है, लेकिन वो मटेरियल अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, वो मटेरियल अगर फेल हो रहा है, उस मटेरियल का बना हुआ कंपोनेंट टूट रहा है, तो वो कहीं ना कहीं साइक्लिक लोडिंग की वजह से टूट रहा है। और इस जब भी ऐसा कभी होता है कि यील्ड स्ट्रेस से कम स्ट्रेस होते हुए भी अगर वो मटेरियल ब्रेक डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ साइक्लिक लोडिंग, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फटीग। तो इस तरीके से हमारी जो 12 प्रॉपर्टीज थी, जो मेनली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो 12 प्रॉपर्टीज हमारी फिनिश होती है। तो हम एक शॉर्ट समरी, एक बहुत ही तेज हम अगर देखते हैं तो 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी तक। स्ट्रेंथ जो कि बोलती है कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी, सॉरी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो कितना झेल सकती है, कितना विथस्टैंड कर सकती है बिना कोई डिफॉर्मेशन दिए। इलास्टिसिटी, अगर क्या कहते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे ही हमने लोड को रिमूव किया और बॉडी अपने वापस शेप और साइज को रिकवर कर रही है, रिगेन कर रही है, तो इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, जैसे ही हमने लोड को रिमूव किया बॉडी अपनी शेप और साइज वापस रिगेन नहीं कर रही है, वो होता है प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी क्या होता है कि हम उस प्रॉपर जो मटेरियल है उसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन वायर्स में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं कि जितने भी थिन वायर्स होते हैं वो सारे के सारे मटेरियल डक्टाइल मटेरियल होते हैं, नहीं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं कि जब भी आप टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो वो मटेरियल जो है इलोंगेट हो, आपको इलोंगेशन उसमें ऑब्जर्व हो, वो होता है डक्टिलिटी। मैलिबिलिटी क्या होता है बेटा, जब भी हम उसमें कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, वो होती है मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी। हार्डनेस होता है सरफेस फिनोमेना, उसमें जो कि वो रेजिस्ट करता है कि उसमें स्क्रैचिंग ना हो, उसमें रफनेस ना हो। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस होता है कि जब भी उस पर कोई भी किसी भी टाइप का लोड अप्लाई होता है तो वो सडन ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट एनी इलोंगेशन। नॉन डक्टाइल मेटल इज आल्सो नोन एज ब्रिटल मटेरियल। फिर उसके बाद आता है बेटा स्टिफनेस या रिजिडिटी क्या होता है, तो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है। आपने देखा था लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए उसको कितना लोड चाहिए। तो ये जो स्टिफनेस होती है, क्योंकि देखो स्टिफनेस और रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप पेन में भी स्प्रिंग यूज करते हो और बड़ी बड़ी ट्रक्स और क्या कहते हैं व्हीकल्स में भी स्प्रिंग यूज करते हो, या गाड़ी आप बाइक चलाते होगे, कार चलाते होगे तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है स्प्रिंग। तो वहां पे बेटा स्टिफनेस का ही कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि हमें डिफर कर देता है कि हमें कितनी स्टिफनेस चाहिए। स्टिफनेस अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हमें क्या कहते हैं वो हैवी व्हीकल्स के लिए यूज करना है, अगर स्टिफनेस कम चाहिए हमें तो हम पेन वगैरह में यूज करते हैं। तो स्टिफनेस और रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे आता है कि 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए कितना लोड चाहिए। फिर बात आती है बेटा रेजिलियंस की। रेजिलियंस क्या कहता है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि स्टोर होती है उसको वापस से इलास्टिक लिमिट में, इलास्टिक लिमिट में यदि अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो रही है वापस से उसको रिकवर करने में, तो ये होता है हमारा रेजिलियंस। इसमें हम लोगों ने प्रूफ रेजिलियंस भी देखा था जो कि मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एनर्जी कितना स्टोर कर सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस देखा था, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहता है कि प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। फिर हम लोगों ने देखा था बेटा टफनेस, टफनेस क्या होता है, ओवरऑल फिनोमेना होता है, यदि अगर हम उस पे कोई भी फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स लगा रहे हैं तो वो कितना एनर्जी वो अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है, वो होता है टफनेस। टफनेस इज डिफरेंट फ्रॉम
टफनेस इज डिफरेंट फ्रॉम किससे? टफनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बेटा क्रीप, है ना, अभी हम लोगों ने देखा था। तो उसके सॉरी टफनेस इज डिफरेंट फ्रॉम क्रीप। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रीप देखा था। क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन हो रहा है एट टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेस। कांस्टेंट स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आपने इसको अभी जस्ट देखा था। फैटिग क्या होता है? फैटिग होता है जब भी साइक्लिक लोडिंग होती है, यील्ड स्ट्रेस से कम स्ट्रेस वैल्यू पे भी वो मटेरियल ब्रेक डाउन होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। इस तरह से हमने देखा 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो अपना जो सिलेबस है, सिलेबस का जो अपना पार्ट है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, वो इस तरह से अपने इस लेक्चर में वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉलिडिफिकेशन या फिर अदर टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। आप देखते रहिए। आप कमेंट्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ही है। और वीडियो को लाइक करने के बाद बेटा कमेंट करना है। कमेंट में आप ये मत करिएगा नाइस वीडियो, एक्सीलेंट वीडियो, हमें ये नहीं चाहिए। हमें आपके डाउट चाहिए, हमें आपका सजेशन चाहिए। सजेशन इन द सेंस कि क्या इसमें आपको सही लगा, क्या आपको बेकार लगा, क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं। रही बात स्पीड की, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि स्पीड जो है कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बेटा तो आपके पास YouTube है, YouTube की आप स्पीड कम कर सकते हो, स्पीड आपकी ज्यादा कर सकते हो, है ना। कंटेंट डिलीवरी में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कैसे भी करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो। बाकी आप क्या कहते हैं, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें हम लोग डाउट क्लियर करते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारी प्रॉपर्टीज को।